गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। कंसिडरेशन के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो आइए कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। पहले उसका मीनिंग देख लेते हैं। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, जिसको हम एक और लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में एक और वर्ड होता है इसके लिए, क्विड प्रो क्वो। तो ये वर्ड आपको याद रखना होगा, बहुत बार पेपर में ये वर्ड आता है और कहते हैं इसके ऊपर एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कंसिडरेशन के बारे में पूछ रहा है। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। जैसे मान लो एक पार्टी, जब मेरे पास कार है, मुझे कार सेल करनी है, तो मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि मुझे ये कार सेल करनी है, क्या आप मुझसे खरीदोगे 2 लाख रुपए में। तो 2 लाख रुपए जो मुझे मिलेंगे कार के बदले, वो क्या हो गया, कंसिडरेशन। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, 2 लाख रुपीज। और मेरा फ्रेंड, उसके लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, वो जो कार मैं उसको दे रहा हूँ। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि जो हम एक चीज देते हैं ना, बदले में हमको जो दूसरी चीज मिलती है उसको कहते हैं कंसिडरेशन। तो पहले, सबसे पहले आइए देख लेते हैं कंसिडरेशन कौन से फॉर्म में होता है। हो सकता है वो राइट के फॉर्म में हो, आपको कुछ राइट मिल रहा हो सकता है इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकता है प्रॉफिट के फॉर्म में हो, या हो सकता है बेनिफिट के फॉर्म में हो। कंसिडरेशन इसको कहते हैं पॉजिटिव कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कुछ फोरबियरेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, डेट्रीमेंट के भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे से फॉर एग्जांपल, हो सकता है किसी एक पार्टी का नुकसान हो रहा हो, उसके बदले उसको कुछ मिल रहा हो। तो उस पार्टी का जो नुकसान हुआ, उसके बदले जो उसको मिला, उसको कहते हैं कंसिडरेशन। अदर पार्टी को क्या मिला, जो सामने वाली पार्टी का नुकसान हुआ। तो कंसिडरेशन कोई भी फॉर्म में हो सकता है, कहने का मतलब हुआ है। अब कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहीं पे मैं इसका एनालिसिस भी करवा दूंगा डेफिनेशन में। सबसे पहले देखो क्या दिया है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो डेफिनेशन में शुरुआत में ही क्या कह दिया है कि प्रोमिसर के डिजायर पे जब ये बात होगी, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन उसी को ही कहा जाएगा जब वो प्रोमिसर की डिजायर पे कुछ होगा। तो जैसे मान लो एक्स और वाई ऐसे दो पार्टीज है। एक्स ने कुछ प्रॉमिस किया, एक्स ने कुछ प्रॉमिस किया, उसके बदले वाई ने कुछ प्रॉमिस किया। तो यहाँ पे प्रॉमिसर एक्स जो है, एक्स की डिजायर पे वाई कुछ कर रहा है, तो उसी को ही कंसिडरेशन कहा जाएगा। तो एक बात ध्यान में रखने जैसी है कि कंसिडरेशन किसे कहते हैं। कंसिडरेशन सिर्फ तभी हो सकता है जब प्रॉमिसर के डिजायर पे वो हुआ हो। किसी और के डिजायर पे होगा तो उसको कंसिडरेशन नहीं कहा जाएगा। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, देखो क्या कहा है आगे, जब प्रोमिसर की डिजायर पे प्रोमिसी ने या उसकी जगह पे किसी और पर्सन ने कुछ किया हो, या कुछ करने से मना कर दिया हो। कुछ करने के लिए भी कंसिडरेशन हो सकता है, कुछ ना करने के लिए भी कंसिडरेशन हो सकता है। दोस्तों, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन कहा है, इसका मतलब कंसिडरेशन किसी से भी आ सकता है। कंसिडरेशन प्रोमिसी से भी आ सकता है, हो सकता है कंसिडरेशन कोई और अदर पर्सन भी दे रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसिडरेशन कहाँ से आ रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन कंसिडरेशन किसके कहने से आ रहा है, किसकी डिजायर पे आ रहा है, प्रोमिसर की डिजायर पे आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि मुझे ये कार सेल करनी है 2 लाख रुपीज में, क्या आप मुझसे खरीदोगे क्या। तो उसने मुझे प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं खरीदूंगा, 2 लाख रुपीज में खरीदने को रेडी हूँ। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, 2 लाख रुपीज। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पे मेरे डिजायर पे वो कर रहा है एक्ट, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, 2 लाख रुपीज। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 लाख रुपीज कौन दे रहा है मुझे। हो सकता है वो प्रॉमिस ही खुद दे, हो सकता है उसका कोई रिलेटिव दे, हो सकता है कोई और तीसरा फ्रेंड दे उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंसिडरेशन किसी से भी आ सकता है, लेकिन कंसिडरेशन आएगा किसकी डिजायर पे, प्रोमिसर की डिजायर पे। तो ये फिक्स है। अब हैज डन, प्रॉमिसी ने खुद ने वो किया हो या किसी और पर्सन ने किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मीन्स कहने का मतलब ये है कि कंसिडरेशन पॉजिटिव कंसिडरेशन भी हो सकता है कुछ परफॉर्मेंस करना हो प्रॉमिसी को, हो सकता है मैंने उसको कुछ करने के लिए मना किया हो। जैसे से फॉर एग्जांपल, मेरा किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, तो वो कोर्ट में जा रहा था केस करने के लिए। मैंने उसको मना किया कि आप कोर्ट में मत जाओ, केस मत करो, मैं लगे तो आपको कॉम्पेंसेशन देता हूँ, 1 लाख रुपीज देता हूँ। तो मैं उसको कुछ ना करने के लिए कह रहा हूँ। तो मेरे
बोलने के बाद, ऐसा बोलने के बाद वो कोर्ट में नहीं गया और मैंने उसको 1 लाख रुपीज दिए, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? उसने मेरी डिजायर पे वैसा किया, वो कोर्ट नहीं गया। तो कुछ ना करने के लिए भी कंसिडरेशन हो सकता है, कंसिडरेशन कुछ ना करना भी हो सकता है। तो प्रॉमिसी ने जाने से मना कर दिया, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, और बदले में मैंने उसको 1 लाख रुपीज दे दिए। और एक बात यहीं पे आपको मैं बताता हूँ, देखो डेफिनेशन में क्या है, हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, तो ये पास्ट टेंस में हो गया। और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, एस आ गया दोनों में, तो ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बोल रहा है। और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग समथिंग, यहाँ पे वो उसने किया तो नहीं है लेकिन वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं ऐसा करूंगा या फिर ऐसा नहीं करूंगा। तो इसका मतलब कंसिडरेशन जो है वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। जब प्रॉमिस किया हो किसी पार्टी ने कि ठीक है मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगा, तो कंसिडरेशन फ्यूचर कंसिडरेशन को कहा जाता है। और ऑलरेडी अगर वो पार्टी ने कर दिया है वो काम या कंसिडरेशन दे दिया है, तो उसको पास्ट कंसिडरेशन कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, डेफिनेशन में तीनों आ रहे हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में, तीनों में बात कर रहा है। सच एन एक्ट, वो जो एक्ट उसने किया है, प्रॉमिस ने किया हो या किसी अदर पर्सन ने किया हो, और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो जो चीज, जो एक्ट या फिर जो एब्सटिनेंस प्रॉमिस ही कर रहा है या फिर उसकी जगह पे कोई और अदर पर्सन कर रहा है प्रॉमिसर की डिजायर पे, उसी को ही दोस्तों कहते हैं कंसिडरेशन। ठीक है, तो एनालिसिस में देखोगे तो यही सारी बातें आएगी। सबसे पहले कंसिडरेशन जो है ये एक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, मीन्स कुछ करने के लिए भी हो सकता है। और कंसिडरेशन जो है ये एब्सटिनेंस भी हो सकता है, मीन्स मैंने उसको कुछ ना करने के लिए कहा हो और वो प्रॉमिस ही सेम वैसा ही जो मैंने उसको काम मना किया है वो नहीं कर रहा है, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, उसका एब्सटिनेंस हो गया। फिर कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, ये तो बात मैंने पहले कही, जब डेफिनेशन स्टार्ट हो रही थी तभी डेफिनेशन में ही लिखा गया था व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की डिजायर पे ही जब होगा उसी को ही कंसिडरेशन कहा जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम केस स्टडी भी आगे देखने वाले हैं। तो मस्ट वर्ड यूज किया है, मस्ट मीन्स प्रॉमिसर की डिजायर पे ही होगा तो ही उसको कंसिडरेशन कहा जाएगा। किसी और थर्ड पार्टी के डिजायर पे हो रहा है तो वो मेरे लिए कंसिडरेशन नहीं हुआ, मेरी डिजायर पे होगा तो फिर वो मेरे लिए कंसिडरेशन होगा। फिर आगे फोर्थ पॉइंट में कहा है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो मे कहा है, मीन्स कंसिडरेशन किसी से भी आ सकता है। वो जो मैंने आपको 2 लाख रुपीज का एग्जांपल दिया, मैं फ्रेंड को कार दे रहा हूँ, तो 2 लाख रुपीज मुझे कौन दे रहा है, हो सकता है प्रॉमिसी खुद दे, मेरा फ्रेंड ही दे, या फिर कोई और अदर पर्सन दे उसकी जगह पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंसिडरेशन किसी से भी आ सकता है, प्रॉमिसी से भी आ सकता है या फिर अदर पर्सन से भी आ सकता है। और लास्ट पॉइंट, कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। जब वो अदर पार्टी जो मुझे जो प्रॉमिसी है उसने ऑलरेडी वो एक्ट परफॉर्म कर दिया है, तो कंसिडरेशन पास्ट कंसिडरेशन कहलाया जाएगा। और अगर उसने प्रॉमिस किया है कि मैं फ्यूचर में करूंगा, तो उसने जो प्रॉमिस किया है तो वो मेरे लिए क्या हो गया, फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया। फिर आगे आपको बताया गया है कि कंसिडरेशन का मतलब क्या, थर्ड पार्टी ने, पार्टीज ने जो आपस में एक्सचेंज किया है, एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया है कि हम ऐसा करेंगे, तो वो प्रॉमिस क्या हो गया, कंसिडरेशन। या उन्होंने एक्चुअली परफॉर्म किया है, प्रॉमिस तो नहीं लेकिन एक्चुअली परफॉर्म कर दिया है, पास्ट टेंस, तो फिर उसको भी कंसिडरेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंसिडरेशन के बारे में सीखा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम कुछ रूल्स कंसिडरेशन से रिलेटेड क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं हम कंसिडरेशन से रिलेटेड। सबसे पहला रूल क्या है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है, मस्ट। इसका मतलब ये कंडीशन जो है ये कंपलसरी है, ये जो रूल है कंपलसरी है। कंसिडरेशन सिर्फ उसे ही कहा जाएगा जब वो प्रोमिसर की डिजायर पे होगा, किसी और थर्ड पार्टी के डिजायर पे हो गया तो वो कंसिडरेशन नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है, एक केस हुआ था, उस केस में क्या हुआ था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे डी जो था उसने प्रॉमिस किया था पी से कि आप मेरे लिए मार्केट सेट करो, आप मेरे एजेंट बन जाओ और मेरा जो प्रोडक्ट है ये आप सेल करो, तो मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा। ये डी ने प्रॉमिस किया था पी को। अब पी ने मार्केट तो क्रिएट किया, मार्केट तो डेवलप किया, लेकिन उसने डी के कहने पे नहीं किया, उसने वहां का जो कलेक्टर था उस शहर का, उस सिटी का, वो कलेक्टर के कहने पे वो मार्केट क्रिएट किया।
पहले जब उसको डी ने कहा था तो पी ने ध्यान नहीं दिया, पी ने किया नहीं वो काम। फिर सी जब कलेक्टर का ऑर्डर आया ऊपर से कि ऐसा करना पड़ेगा, तो पी ने वो फॉलो किया। अब पी ने मार्केट डेवलप तो किया, लेकिन किसके कहने पे किया? सी के कहने पे किया। तो यहाँ पे अब पी डी से वो कमीशन डिमांड नहीं कर सकता है। अगर वो कमीशन मांगने जाएगा तो अब ये डी के ऊपर डिपेंड करता है उसको देना है कि नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे डी ने जब कहा था कि मैं आपको कमीशन दूंगा, आप मेरे लिए मार्केट डेवलप करो, मेरा प्रोडक्ट सेल करो, तो पी ने तब तो नहीं किया, कलेक्टर के कहने पे उसने वैसा किया। तो यहाँ पे वही बात है कि कलेक्टर जो है थर्ड पार्टी है, उसकी डिजायर पे ये सब कुछ हो रहा है। अगर डी की डिजायर से ये होता था, प्रॉमिसर की डिजायर पे ये होता था, तो फिर उसके लिए ये जो मार्केट क्रिएट किया है, डेवलप किया है पी ने, उसके लिए वो कंसिडरेशन होता था, बदले में वो कमीशन दे सकता था, उसको देनी ही पड़ती थी कमीशन। लेकिन यहाँ पे कलेक्टर के ऑर्डर के बाद में पी ने ऐसा किया है, तो ये डी के लिए कंसिडरेशन नहीं हुआ, तो डी जो है यहाँ पे लायबल नहीं माना जाएगा। वैसे ही कहा गया है एग्जाम्पल, जैसे आर ने एस के गुड्स सेव किए फ्रॉम फायर। अब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था उसके उन दोनों के बीच में। आर ने अपनी मर्जी से एस के गुड्स जो है ये सेव किए फ्रॉम फायर। अब आर जो है ये डिमांड नहीं कर सकता है एस से कि आप मुझे बदले में कुछ कंसिडरेशन दो, मैंने आपका नुकसान होने से बचाया है, आपका लॉस होने से बचाया है, तो आपके लिए कंसिडरेशन है, मुझे भी बदले में कुछ कंसिडरेशन चाहिए। तो आर ऐसा कुछ नहीं मांग सकता है, क्योंकि उसने ये सब जो किया है ये वॉलंटरीली किया है। तो कहने का मतलब ये है कि कंसिडरेशन सिर्फ तभी हो सकता है जब वो प्रॉमिसर की डिजायर पे हुआ हो। तो यहाँ पे ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था, अगर पी मार्केट डेवलप करता था, प्रोडक्ट सेल करता था डी के कहने पे, डी की डिजायर पे, तो वो डी के लिए कंसिडरेशन हुआ, फिर डी उसको कमीशन देने के लिए लायबल माना जाता था। लेकिन उसने डी के कहने पे ऐसा नहीं किया, कलेक्टर के कहने पे किया। बाद में पी डी के पास आता है और कहता है मुझे कमीशन दो, तो अब डी जो है ये लायबल नहीं है, ये बाउंड नहीं है कमीशन देने के लिए, क्योंकि उसकी डिजायर पे ये सब कुछ नहीं हुआ है। तो कंसिडरेशन तभी आएगा जब वो प्रॉमिसर की डिजायर पे होगा। फिर आगे क्या कहा है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। फिर मे कहा है, मीन्स कंसिडरेशन हो सकता है किसी से भी मिला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर भी बहुत फेमस केस हुआ था, चिन्नैया वर्सेस रमैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पेपर में इसके ऊपर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आता है, जिसमें हमको इस केस का रेफरेंस देना होता है, चिन्नैया वर्सेस रमैया। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हुआ क्या था, ये एग्जाम्पल में दिया क्या गया है। यहाँ पे एक ओल्ड लेडी थी और ओल्ड लेडी के पास प्रॉपर्टी थी। तो उस ओल्ड लेडी ने अपने डॉटर से कहा कि मैं ये जो प्रॉपर्टी है ये आपके नाम पे करती हूँ, बदले में आपको क्या करना होगा, आपको आपके जो मामा है, मैं वो ओल्ड लेडी के भाई है, उनको हर साल एन्युटी के फॉर्म में कुछ न कुछ पैसे देने होंगे। तो इस बात पे डॉटर एग्री हो गई, उस डॉटर ने एग्रीमेंट बना लिया, और उस ओल्ड लेडी ने प्रॉपर्टी अपने डॉटर के नाम पे कर दी, ये बोल के कि आपको मामा को हर साल कुछ न कुछ एन्युटी, सर्टन सम ऑफ मनी आपको पे करने होंगे। बाद में डॉटर ने जैसे ही उसके नाम पे प्रॉपर्टी हो गई, उसने देने से मना कर दिया, और उसने ये ऑब्जेक्शन उठाया कोर्ट में कि मुझे बदले में कुछ कंसिडरेशन नहीं मिला है। तो कोर्ट में ये डिसीजन आया कि कंसिडरेशन किसी से भी मिल सकता है। आपको मामा ने कंसिडरेशन नहीं दिया है, लेकिन मामा की जगह पे ओल्ड लेडी ने आपको कंसिडरेशन दिया था। आपको जो प्रॉपर्टी मिली है ये इसी के लिए ही मिली है क्योंकि आप एन्युटी देने वाले हो। तो वो डॉक्टर का कहना क्या था कि मैं मामा को एन्युटी क्यों दूं, मुझे बदले में क्या मिला है, मुझे उनसे बदले में कुछ मिला ही नहीं है। तो फिर कोर्ट में ये डिसीजन आया कि जरूरी नहीं कि उसी पर्सन से आपको कुछ मिला हो, कोई थर्ड पर्सन भी आपको दे रहा है, वो ओल्ड लेडी ने आपको कंसिडरेशन दिया है, वो भी चल जाएगा। तो कंसिडरेशन प्रोमिसी से भी मिल सकता है या फिर किसी और अदर पर्सन से भी मिल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे आता है कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन चलेगा, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन मीन्स कोई और थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन अगर दे रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये केस स्टडी का रेफरेंस देना होगा वहां पे। फिर थर्ड पॉइंट में क्या कहा है, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। मीन्स कंसिडरेशन जो है ये एग्जीक्यूटेड फॉर्म में भी हो सकता है, फिर एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। एग्जीक्यूटेड मीन्स पार्टी ने जो प्रॉमिस किया था वो उसने कर दिया है, मीन्स कंसिडरेशन मिल चुका है, मीन्स उसने अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया है। और एग्जीक्यूटरी किसको कहेंगे, जब वो पार्टी ने अपना पार्ट जो है, अपना परफॉर्मेंस जो है वो पूरा नहीं किया है।
तो कंसिडरेशन जो है उसने प्रॉमिस किया है कि फ्यूचर में मैं ऐसा करूंगा या फिर फ्यूचर में ये बदले में मैं आपको ये दूंगा, तो उसने प्रॉमिस किया है। तो जब वो प्रॉमिस होता है तो उसको हम एग्जीक्यूटरी कहते हैं, क्योंकि पार्टी का अभी तक वो परफॉर्मेंस पूरा नहीं हुआ है, और एग्जीक्यूटेड मीन्स उसने अपना पार्ट पूरा कर दिया है। तो पास्ट टेंस हो चुका है, पास्ट टेंस को हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड मीन्स परफॉर्मेंस पूरा हो चुका है, और जब सामने वाली पार्टी ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, अभी तक कंसिडरेशन नहीं दिया है, उसने प्रॉमिस किया कि कंसिडरेशन मैं दूंगा, तो फिर उसको एग्जीक्यूटरी हम कहते हैं। फिर कंसिडरेशन हो सकता है पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो। तो ये तो हमने डेफिनेशन में देख लिया, क्योंकि डेफिनेशन में तीनों बातें कवर हो रही थी। हैज डन भी आ रहा था, डज भी आ रहा था, और प्रोमिसेस टू डू भी आ रहा था। तो तीनों फॉर्म में हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि ए ने कुछ सर्विसेज परफॉर्म की है बी की डिजायर पे, बी के कहने पे किया, बाद में परफॉर्मेंस होने के बाद में बी ने प्रॉमिस किया कि ए को कि मैं आपको कॉम्पेंसेट करूंगा। तो ये जो बी प्रॉमिस कर रहा है ये क्या हो गया, ये इसको कहेंगे कंसिडरेशन। और ये जो कंसिडरेशन दे रहा है वो ए को, तो बदले में बी को क्या मिला, ए ने जो परफॉर्म किया था वो पास्ट कंसिडरेशन कहलाया जाएगा, क्योंकि ए ने अपना काम पूरा कर दिया था पहले ही, ए ने अपना परफॉर्मेंस पूरा कर दिया था। तो बी को जो मिला वो पास्ट कंसिडरेशन हुआ। ठीक है, अब ए जो है बी के ऊपर केस कर सकता है मनी रिकवर करने के लिए, क्योंकि बी ने उसको प्रॉमिस किया है। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि एडेक्वेट ही होना चाहिए, मीन्स पूरा ही होना चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरी एक कार है, मेरी कार जो है उसकी जो वैल्यू है वो 3 लाख रुपीज में है, लेकिन मैं उसको 2,50,000 में बेच रहा हूँ। तो मैं जो सामने वाले को कार दे रहा हूँ उसको तो 3 लाख रुपीज की चीज मिल रही है, लेकिन बदले में वो कितना पे कर रहा है, 2,50,000, 50,000 वो कम पे कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि 3 लाख की चीज मैं उसको दे रहा हूँ तो बदले में मुझे 3 लाख ही मिलना चाहिए। कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि एडेक्वेट ही होना चाहिए, मुझे कम कंसिडरेशन मिल रहा है लेकिन फिर भी वो वैलिड माना जाएगा। कंसिडरेशन होना इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन हो सकता है उसकी वैल्यू कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली कंसेंट जो है पार्टीज का, दोनों पार्टीज का कंसेंट फ्री होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती से ना लिया हो। फिर कंसिडरेशन कम भी रहा, एडेक्वेट नहीं भी रहा, तो भी वैलिड माना जाएगा। मीन्स मैं उसको 3 लाख रुपीज की कार 2,50,000 में दे रहा हूँ, तो मुझे जो कंसिडरेशन मिल रहा है ये एडेक्वेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन एडेक्वेट ही होना चाहिए। उसके बाद में परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, मीन्स जो ऑलरेडी सामने वाली पार्टी की ड्यूटी है उसको करना ही है, वो लीगली बाउंड है वो करने के लिए। अगर वो चीज वही कर रहा है जिसके लिए वो लीगली बाउंड है, वो उसको कंसिडरेशन नहीं कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, प्रॉमिस टू पे मनी टू अ विटनेस इज वॉइड, कि कोई एक विटनेस है, अब विटनेस का काम ही है कि उसको कोर्ट में आके अपनी गवाही देनी है, क्योंकि वो गवाह है, वो सबूत है वो चीज का, तो उसको वो आके वहां पे बोलना है, ये उसकी ड्यूटी है। उसके लिए अगर मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, उसके लिए मैं अगर उसको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं पैसे दूंगा, तो मुझे जो कंसिडरेशन मिल रहा है उसको कंसिडरेशन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसकी तो वो ड्यूटी ही थी ना परफॉर्म करना। उसने मेरे डिजायर पे नहीं किया, उसकी वो ड्यूटी ही है, उसकी वो ऑब्लिगेशन ही है। तो ऐसे ही जो पर्सन की ऑलरेडी ड्यूटी है परफॉर्म करने की, वो लीगली बाउंड है वो चीज करने के लिए, उसने अगर वो चीज परफॉर्म भी की है, तो फिर वो मेरे लिए कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है कि एग्रीमेंट बाय अ क्लाइंट टू पे टू हिज काउंसिल आफ्टर द लेटर हैज बीन एंगेज अ सर्टेन सम ओवर एंड अबाउट द फी इन द इवेंट ऑफ सक्सेस ऑफ द केस वुड बी वॉइड सिंस इट इज विदाउट कंसिडरेशन। तो एग्जांपल में ये क्या कह रहा है कि मान लो मेरा कोई केस हो गया कोर्ट में, और मैंने उसके लिए एक एडवोकेट को हायर किया है, एडवोकेट को मैंने बोल दिया केस लड़ने के लिए, और हमारी फीस वगैरह सब कुछ डिसाइड हो गया कि मैं उसको इतना फीस पे करूंगा। अब केस का डिसीजन कुछ भी आए, मैं चाहे जीतू या हारू, मुझे उतना उसको पेमेंट देना ही होगा। लेकिन मान लो ये पेमेंट डिसाइड होने के बाद में, उसको हायर करने के बाद में, मैंने उसके साथ एक और एग्रीमेंट कर लिया। मैंने उसको कहा कि अगर आप ये केस जीतोगे, अगर आप ये केस जीत गए तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। तो ये जो मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ, बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो केस जो लड़ रहा है वो जीतने के लिए ही लड़ रहा है, उसकी वो ड्यूटी है, वो लीगली बाउंड है, वो लड़ रहा है तो जीतने के लिए ही लड़ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा एग्रीमेंट हमने किया है, ये
वैलिड नहीं माना जाएगा, ये वॉइड माना जाएगा, क्योंकि बदले में मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। ठीक है। फिर कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजनरी। मस्ट बी मीन्स कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए लॉ की नज़रों में, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, कोई इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट था। इसके बाद कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। कंसिडरेशन लॉफुली होना चाहिए, कंसिडरेशन इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं किसी को बोल रहा हूँ कि जाओ उसका मर्डर करके आओ, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हुआ, वो थर्ड पार्टी का मर्डर। लेकिन ये इमोरल है, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ये अनलॉफुल है, ऐसा वाला कंसिडरेशन नहीं चलेगा। तो कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। फिर आगे देखेंगे हम सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। कहने का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी भी केस कर सकती है। तो यहाँ पे क्या कहा है, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड एंड इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब ये है कि किसी और थर्ड पार्टी से भी अगर कंसिडरेशन मिला है हमको, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थी, अगर उसने भी कंसिडरेशन दिया है तो उसको भी हम वैलिड मानेंगे। तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन चलेगा, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट में इसी को ही कहते हैं, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है ये केस नहीं कर सकता है, इसी को ही कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, जैसे मैंने मेरे फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने मेरे फ्रेंड को कहा कि ये कार मुझे बेचनी है, क्या आप खरीदोगे 2 लाख रुपीज में। अब कंसिडरेशन किसी ने भी दिया हो, उसने 2 लाख रुपए दिया हो या उसकी जगह पे उसके रिलेटिव ने मुझे 2 लाख रुपए दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन चलेगा। लेकिन मान लो उसने मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिए या मैंने उसको कार नहीं दी बदले में, कोई थर्ड पार्टी मेरे ऊपर केस कर रही है, तो उसका केस वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में, तो अगर मैं कार नहीं दे रहा हूँ उसको, तो मेरा फ्रेंड ही मेरे ऊपर केस कर सकता है। या फिर मेरा फ्रेंड मुझे 2 लाख रुपीज नहीं दे रहा है मेरे कार देने के बाद में, तो फिर मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ। थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती है हम दोनों के ऊपर। ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कभी कभी जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है, जो पार्टी हिस्सा नहीं ले रही है, थर्ड पार्टी है, वो भी केस कर सकती है इन फॉलोइंग केसेस में। तो हमको ऐसे केस देखने होंगे जिसमें थर्ड पार्टी भी केस कर सकती है। तो जब ट्रस्ट का केस होता है, कोई ट्रस्ट का केस होता है, तो उस केस में बेनिफिशियरी जो है, जिसको बेनिफिट मिलने वाला है, भले वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो केस कर सकती है क्योंकि वो बेनिफिशियरी है। फैमिली सेटलमेंट का है, तो जो पार्टी ओरिजिनली सेटलमेंट का हिस्सा नहीं थी लेकिन फिर भी वो केस कर सकती है, वो एनफोर्स कर सकती है एग्रीमेंट को। सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट, कुछ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स है, अरेंजमेंट्स है, उसमें भी ये प्रोविजन रखा गया है कि कोई भी पर्सन जो है वो केस कर सकता है, भले ही वो पार्टी ना हो एग्रीमेंट की। असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट असाइन किया है, किसी को आप बेनिफिट देने वाले हो, तो जिसको बेनिफिट मिलने वाला है उसको भी ये राइट मिल जाता है, उसको भी ये हक मिल जाता है कि वो आपके ऊपर केस कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है असाइनी। भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में हुआ हो, लेकिन अगर उस वो कॉन्ट्रैक्ट हमने किसी को असाइन किया है, उसका बेनिफिट हम किसी को देने वाले हैं, और अगर मान लो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, तो उस केस में वो थर्ड पार्टी असाइनी जो है वो भी केस कर सकती है अगर उसको बेनिफिट नहीं मिला है तो। फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एल ने पैसे दिए एम को, एल ने पैसे दिए एम को कि ये जाके आपने एन को देना। ये पैसे देने किसको है, एक्चुअली एन को मिलने चाहिए थे, लेकिन एन वहां पे नहीं था, तो एल ने क्या कर दिया, एम को पैसे दे दिए, और एम ने एन को इन्फॉर्म भी कर दिया कि मैं आपके बिहाफ पे पैसे होल्ड कर रहा हूँ, आपके पैसे जो है मेरे पास पड़े हैं, आप मुझसे कभी भी ले लेना। तो यहाँ पे एम क्या हो गया, यहाँ पे एम ने एक्नॉलेजमेंट दे दिया उसको, एक बार उसने इन्फॉर्म कर दिया एन को कि मैं आपके बिहाफ पे पैसे होल्ड कर रहा हूँ, आप मुझसे कभी भी ले जा सकते हो। अब एम जो है अपनी बात से मुकर नहीं सकता है, उसको वो पैसे देने ही होंगे। एन के पास एक राइट आ जाएगा कि वो पैसे रिकवर कर सकता है एम से। फिर इन द केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, अगर कोई पर्सन लैंड परचेस कर रहा है और उसको ये पहले ही नोटिस मिल गई है कि जो भी लैंड परचेस करेगा, जो भी ओनर बनेगा, उसको सर्टेन ड्यूटीज परफॉर्म करना जरूरी होगी, ये उसकी ऑब्लिगेशन हो जाएगी। उसके बाद में नोटिस के बाद में भी वो लैंड परचेस कर रहा है, तो अब वो जो है
ओनर जो है, न्यू ओनर जो है, उसको वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, उसको ऑब्लिगेशन पूरी करनी ही होगी। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू इनटू थ्रू एन एजेंट, अगर कोई एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंट और वो थर्ड पर कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो एजेंट और कस्टमर के बीच में हुआ है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल भी एनफोर्स कर सकता है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी हुई तो प्रिंसिपल एनफोर्स कर सकता है, प्रिंसिपल भी केस कर सकता है। एजेंट ने जो परफॉर्म किया था, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे किया था। तो भले ही एजेंट और कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन प्रिंसिपल जो है ये केस कर सकता है अगर कस्टमर ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो ये कुछ केसेस ऐसे थे जिसमें स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स थर्ड पार्टी भी केस कर सकती है। तो वैसे तो थर्ड पार्टी को केस करना अलाउड नहीं है, इसको क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या कि स्ट्रेंजर जो है केस नहीं कर सकता है, थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती है। जो कॉन्ट्रैक्ट की दो पार्टीज है वही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, जिसमें थर्ड पार्टी भी केस कर सकती है। ठीक है, फिर हम आज आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर। इस यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। वैसे तो हमने देखा था कि कंसिडरेशन जो है ये होना मस्ट है, ये एसेंशियल एलिमेंट है, अगर कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस है, ये कुछ एक्सेप्शंस है। इन केसेस में अगर कंसिडरेशन नहीं भी मिल रहा होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट को स्टिल वैलिड माना जाएगा। तो पहला क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन मीन्स कुछ नियर रिलेशनशिप में पार्टीज होती है, तो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, भले उसमें एक पार्टी को कंसिडरेशन नहीं भी मिल रहा हो तो भी उसको हम वैलिड मानेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज, उन दोनों पार्टीज के बीच में वो जो एग्रीमेंट हुआ है वो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो रहा है। पार्टीज जो है एक दूसरे के नियर रिलेशनशिप में है, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग में होना चाहिए। इससे पहले दोस्तों हमने देखा था कि सोशल टाइप के जो एग्रीमेंट्स होते हैं या डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं वो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, इसलिए हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते हैं। उसको कोर्ट में केस उसके ऊपर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें पार्टीज का जो इंटेंशन था वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था, इसीलिए वो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, इसलिए हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते हैं। तो तब हमने इस बात को इसलिए कहा था क्योंकि वो राइटिंग में कुछ नहीं होता है। यहाँ पे अगर एग्रीमेंट बनाया है राइटिंग में, दोनों पार्टीज के बीच में राइटिंग में एग्रीमेंट बना है तो फिर वो लीगली एनफोर्सिबल हो जाएगा और वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो अगर डोमेस्टिक टाइप का एग्रीमेंट है लेकिन वो राइटिंग में है एग्रीमेंट और उसको रजिस्टर करवाया गया है, तो इसका मतलब क्या कि पार्टीज का इंटेंशन है आपस में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। तो ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट है, भले ही एक पार्टी को कुछ ना मिल रहा हो, उसको सिर्फ देना पड़ रहा हो, तो उसको तो कंसिडरेशन मिला ही नहीं, लेकिन स्टिल इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक हस्बैंड ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया मीन्स उसने राइटिंग में लिख के दिया और रजिस्टर भी करवाया उस एग्रीमेंट को। अपनी वाइफ को उसने प्रॉमिस किया कि जितनी भी अर्निंग्स है मेरी मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे भले ही हस्बैंड को बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, वो ऐसा नहीं बोल सकता कि कंसिडरेशन मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, मैं आपको क्यों पेमेंट दूं। तो यहाँ पे अगर वो ऐसा कह रहा है तो वाइफ जो है उसके ऊपर केस कर सकती है। ये एक वैलिड एग्रीमेंट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो वैसे तो कंसिडरेशन होना मस्ट है, यहाँ पे हस्बैंड को कुछ भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये वैलिड माना जाएगा क्योंकि ये आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, पार्टीज जो है नियर रिलेशनशिप में है, एग्रीमेंट जो है राइटिंग में है और इसको रजिस्टर भी करवाया गया है लॉ में। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज मीन्स अगर किसी ने पास्ट में कुछ वॉलंटरीली किया हो, तो वैसे तो उसने वॉलंटरीली किया है, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा कि आर ने एस के गुड्स सेव किए थे फ्रॉम फायर, उसने वॉलंटरीली वो एक्ट किया है, तो वो कुछ डिमांड नहीं कर सकता है। मान लो ऐसे ही आर ने जो है एस के गुड्स सेव किए फ्रॉम फायर, तो आर तो डिमांड नहीं कर सकता है, आर ने क्योंकि ये एक्ट वॉलंटरीली किया है। लेकिन बाद में एस ने उसको प्रॉमिस किया कि आपने मेरे गुड्स बचा दिए, आपने मेरा लॉस होने से बचा दिया, आपकी इस सर्विस के लिए आपने किया तो वॉलंटरीली है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको इसके बदले आपको 1 लाख रुपीज दूंगा। तो ये एस ने खुद होके प्रॉमिस किया। अब एस ने प्रॉमिस करने के बाद में वो एस जो है पीछे नहीं हट सकता है,
अगर मान लो एस ने प्रॉमिस करने के बाद 1 लाख रुपीज नहीं दिए तो आर जो है केस कर सकता है। ये आर की वॉलंटरी एक्ट के लिए कंसिडरेशन था तो वो चलता है। ठीक है, तो वही बात कही गई है कि किसी ने ऑलरेडी अगर वॉलंटरीली कुछ किया हो प्रॉमिसर के लिए और बाद में प्रॉमिस कर रहा है प्रॉमिसर कि मैं आपको कुछ दूंगा बदले में, कॉम्पेंसेट करूंगा, तो ये जो प्रॉमिस है इसको वैलिड माना जाएगा। भले ही वो वॉलंटरी एक्ट जो थी वो पहले हो चुकी थी, उसके बाद उसने प्रॉमिस किया, तो प्रॉमिसर के लिए तो कंसिडरेशन कुछ हुआ ही नहीं, उसको कंसिडरेशन तो ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन फिर भी इसको वैलिड माना जाएगा। सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरीली, आर ने जो किया था वॉलंटरीली किया था। सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के लिए उसने एस के लिए किया था। प्रॉमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विसेज वेर रेंडर्ड, जब सर्विसेज रेंडर कर रहा था वो तब वो एग्जिस्टेंस में था प्रॉमिसर। प्रॉमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पेंसेट द प्रॉमिसी, मीन्स एस ने बाद में उसको कहा कि मैं आपको इसके बदले कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन दूंगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पी ने आर का पर्स जो है ये फाइंड किया और पी ने आर को उसका पर्स लौटा दिया। आर ने बाद में खुद होके कहा, एक्चुअली पी कुछ नहीं डिमांड कर सकता है खुद होके क्योंकि उसने वो एक्ट जो है वॉलंटरी की है, लेकिन बाद में आर ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगा। तो ये जो है ये भले ही विदाउट कंसिडरेशन है लेकिन इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर आगे चल के आर जो है प्रॉमिस करने के बाद में 10,000 रुपीज नहीं दे रहा है पी को, तो पी जो है ये आर के ऊपर केस कर सकता है। आर ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे तो कुछ कंसिडरेशन मिला ही नहीं। दोस्तों कंसिडरेशन जो होता है ना प्रॉमिस करने के बाद होता है, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर होता है। पी ने जो पर्स उसको वापस किया था ये आर के डिजायर पे नहीं किया था, उसने आर के कहने पे नहीं किया था, उसने उसने खुद होके किया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर उसने पर्स तो वापस किया ना, तो ये तो आर के लिए कंसिडरेशन हुआ ही ना। दोस्तों कंसिडरेशन कभी भी प्रॉमिस करने के बाद में होता है, प्रॉमिसर के डिजायर पे होता है। हमने ये बात पहले ही देखी थी। यहाँ पे पी ने ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं किया था, आर ने उसको कुछ नहीं बोला था कि ऐसा आपको करना पड़ेगा। पी ने खुद होके वॉलंटरीली वो एक्ट परफॉर्म किया है, बाद में उसको आर ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको पे करूंगा। बदले में पी तो उसको कुछ दे ही नहीं रहा ना, प्रॉमिस करने के बाद में उसको क्या दे रहा है पी, कुछ भी नहीं। तो ये विदाउट कंसिडरेशन है लेकिन फिर भी वैलिड है। उसके बाद प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। हमारे दोस्तों लॉ में एक एक्ट है जिसमें कहा गया है कि अगर आपने किसी को कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स सेल किए है तो विद इन 3 ईयर्स आपको वो पैसे मिल जाने चाहिए। अगर 3 साल में आपको वो पैसे नहीं मिल रहे और आप कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हो तो फिर वो टाइम बार डेट हो गई। 3 साल के बाद मैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता हूँ। जो भी एक्शन लेना है मुझे 3 साल के अंदर इनिशिएट करना होगा। तो अगर 3 साल के अंदर मैंने कुछ नहीं किया है, बाद में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो टाइम बार डेट हो गई। और मान लो 3 साल खत्म होने के बाद अगर मेरा कस्टमर अभी प्रॉमिस करता है कि मैं आपको कुछ वो जो पैसे है मैं आपको दूंगा वापस, मैं प्रॉमिस करता हूँ, वो दे तो नहीं रहा है लेकिन प्रॉमिस कर रहा है, अभी भी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको दूंगा, तो स्टिल ये वैलिड माना जाएगा। और मैं उससे ये एग्रीमेंट लिखवा के ले रहा हूँ कि आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो ना, लिख के दो मुझे। तो उसने लिख के दिया कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको पैसे दूंगा, भले ही ये टाइम बाद डेट हो चुका है, स्टिल उसका ये जो प्रॉमिस है उसने मुझे राइटिंग में लिख के दिया एग्रीमेंट में, इसको मैं एनफोर्स कर सकता हूँ। अगर प्रॉमिस करने के बाद में वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है तो मैं केस कर सकता हूँ। वो मुझे ऐसा नहीं कह सकता है कि मैंने उसको कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है क्योंकि ये टाइम बाद डेट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया गया है, ए इज इंडेटेड टू सी, ए के ऊपर लोन था, किसका लोन था, सी का लोन था, फॉर रुपीज 60,000 का लोन था। और ये जो डेट हो गई ये टाइम बार्ड हो गई, मीन्स 3 साल से ऊपर हो गए। अब सी ने कोई एक्शन नहीं लिया, फिर बाद में ए ने रिटर्न प्रॉमिस दिया उसको कि मैं ठीक है आपको 50,000 रुपीज पे करूंगा फाइनल सेटलमेंट। ए अभी भी उसको पैसे नहीं दे रहा है, ए अभी भी उसको प्रॉमिस ही कर रहा है और राइटिंग में लिख के दे रहा है कि मैं आपको 50,000 रुपीज पे करूंगा। इसको स्टिल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, भले ही ये विदाउट कंसिडरेशन है। सी की तरफ से अभी कुछ नहीं पास होने वाला है, सिर्फ ए की तरफ से ही 50,000 जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये एनफोर्सेबल है। अगर ए प्रॉमिस करने के बाद में अब अगर नहीं देता है पैसे तो सी उसके ऊपर केस कर सकता है। फिर एजेंसी, एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें भी कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। गिफ्ट के केस में भी कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है, वन वे ही चलता है वो, अदर पार्टी कुछ नहीं देती है उसके बदले। फिर बेलमेंट, बेलमेंट में क्या होता है दोस्तों, जैसे बहुत बार हम अपने फ्रेंड से कोई कोई गुड्स लेते हैं यूज करने के लिए,
जैसे मान लो लैपटॉप चाहिए तो हमने अपनी फ्रेंड से ले लिया है, गाड़ी चाहिए थोड़ी देर के लिए, हम 1-2 दिन के लिए गाड़ी ले लेते हैं अपने फ्रेंड से। तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपके और आपके फ्रेंड के बीच में, इसको कहते हैं बिलमेंट। इसमें क्या होता है कि आप अगर किसी से कोई चीज़ ले रहे हो ना यूज़ करने के लिए, तो आप उसकी पूरी केयर लोगे। आप उसकी उतनी ही केयर लोगे गुड्स की जितनी आप खुद के गुड्स की लेते हो। अगर कुछ नुकसान हुआ तो आपको फिर उसको भर के देना होगा। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं बेलमेंट। तो ज़रूरी नहीं कि आपको वो चीज़, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसके बदले आप उसको पैसे दो। जैसे मुझे कार की ज़रूरत थी, मैंने मेरे फ्रेंड से 2 दिन के लिए कार माँगी, तो मैं जाके टूर करके आया, मेरा काम करके आया 2 दिन का, अब मैं उसको रिटर्न कर देता हूँ उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में मैंने उससे कार ली थी। तो ज़रूरी नहीं कि मेरा फ्रेंड मुझसे पैसे लेगा ही, उसने मुझे फ्री में यूज़ करने के लिए दिया था। तो इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड माना जाएगा, भले मेरे फ्रेंड को कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। चैरिटी चैरिटी के केस में भी दोस्तों वन वे होता है, डोनेशन वगैरह जो होता है बदले में कुछ नहीं मिलता, लेकिन स्टिल ये वैलिड है। अगर मैंने किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको चैरिटी दूंगा, डोनेशन दूंगा, बदले मुझे बदले में कुछ नहीं मिलेगा, तो मेरे प्रॉमिस करने के बाद में अगर मैं उसको नहीं देता हूँ तो वो थर्ड पार्टी जो है, वो जो पार्टी है जिसको डोनेशन मिलने वाला था, वो मेरे ऊपर केस कर सकती है। तो ऐसे कुछ केसेस हमने देखे। वैसे तो बिना कंसिडरेशन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता है, कंसिडरेशन तो होना मस्ट है। भले हो सकता है कंसिडरेशन इनएडेक्वेट हो, यानी कम हो, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं कि एडेक्वेट ही होना चाहिए। तो अगर नहीं है कंसिडरेशन तो वैलिड नहीं माना जाएगा, लेकिन कुछ केसेस हमने ऐसे देखे इसमें कंसिडरेशन नहीं भी रहा फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड माने जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, छोटा सा यूनिट है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है 4 मार्क्स का, 4 to 6 मार्क्स का इसको वेटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने ये सेकंड यूनिट कंप्लीट कर दिया। अगले लेक्चर में हम आगे का पार्ट कवर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए